सिक्स्थ क्लास चल रहा है हम लोग का कौन सा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यही चल रहा है ना अभी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में कितने सारे मॉडल्स थे, एक आपका कांस्टेंट डिविडेंड, एक क्या था गॉर्डन मॉडल, ग्रोथ रेट वाला। उसके बाद एक और हम लोग पढ़े अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, डी को ईपीएस मान ले रहे थे। डीपीएस ही मेरा ईपीएस है, कितना डिविडेंड है, जितना कमाया सारा का सारा डिविडेंड है। तो डीपीएस लिखो चाहे ईपीएस लिखो, फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी कमाए हो, पहले अर्निंग आया कि पहले डिविडेंड आया, अर्निंग आया। तो जितना भी अर्निंग हुआ वो सारा का सारा क्या हो गया। तो हमारा फॉर्मूला में जनरली डी होना चाहिए, पर यहां पर क्या बात है कि बोला ये गया, क्या फर्क पड़ रहा है, जितना भी कमा रहे हो वो सारा का सारा तो डिविडेंड है। तो डी लिखो चाहे ईपीएस लिखो, डीपीएस लिखो चाहे। तो इन केस ये वाला जो मेथड है ये तब होता है जब पे आउट रेशियो आपका कितना हो, 100% हो। ये बात हुआ। अभी हम लोगों के पास लास्ट मेथड है, इस मेथड का नाम है सीएपीएम। क्या है, सीएपीएम। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी, ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अभी हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं चौथा मेथड, चौथा मॉडल जो भी बोल लो, मॉडल नंबर 4। क्या है ये, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, CAPM इस मेथड का नाम है। अब CAPM इस मेथड का नाम तो है भाई, ठीक है, तो आगे करना क्या है, इसमें क्या होता है सर। देखिए इसमें दो चीज है, एक कैपिटल एसेट्स है और एक क्या है, प्राइसिंग मॉडल है ना। इसमें पहला चीज क्या बोला हुआ है बोलो तो, कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एसेट्स हेयर, कैपिटल एसेट्स मींस इक्विटी शेयर। क्या बोलो, मतलब इक्विटी शेयर, ये इस मॉडल में बात हो रहा है। इस मॉडल को समझने के लिए जानना पड़ेगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं कैपिटल एसेट्स, वही हमारा क्या है, इक्विटी शेयर है। अब दूसरा बात ये है कि इस मॉडल में प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, मतलब वी आल्सो कैन से दैट कि व्हाई दिस मॉडल इज नोन एज प्राइसिंग मॉडल। मतलब प्राइसिंग मॉडल मतलब क्या, मतलब इस मॉडल को आप प्राइसिंग मॉडल क्यों बोल रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यही तुरंत बन जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइसिंग मॉडल। इसको प्राइसिंग मॉडल क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइसिंग मॉडल। तो जानते हैं इसको प्राइसिंग मॉडल क्यों कहा जाता है। इसका पीछे रीजन ये है कि यहां पर जो एसेट्स है हमारा, दैट इज कैपिटल एसेट्स, वो है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का जो यहां पर इवैल्यूएशन किया जाता है, यही इक्विटी शेयर का यहां पर जो कहीं ना कहीं वैल्यू जो क्रिएट किया जाता है। अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या पता कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी का जो वैल्यूएशन यहां पर किया जाएगा, यानी इवैल्यूएशन जो किया जाएगा वो करते कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं। अब इन्वेस्टर कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस मॉडल को प्राइसिंग मॉडल कहा जाता है क्योंकि इसका प्राइसिंग मॉडल होने का रीजन ये है कि जो हमारा इक्विटी शेयर है, इसका जो इवैल्यूएशन होगा, ये इवैल्यूएशन कौन करता है, इन्वेस्टर्स करता है। मतलब इसका जो कॉस्ट डिसाइड होगा वो कैसे डिसाइड होगा, ड्यू टू द एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टर्स। मतलब यहां पर यह भी हुआ कि जो इन्वेस्टर सोचेगा, जो इन्वेस्टर इवैल्यूएट किया है, जो इन्वेस्टर को जो एक्सपेक्टेशन है, वही एक्सपेक्टेशन ही हमारा क्या बन जाएगा, कॉस्ट बनेगा। इस मेथड में प्राइसिंग मॉडल किस लिए बोला गया कि इस मेथड में इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन
इन्वेस्टर का प्राइस, इन्वेस्टर का उम्मीद ही हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। बात समझ में आ रहा है? तो इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। यानी कि आपके पास कोई एसेट्स है, इक्विटी शेयर आप खरीद लिए हैं, तो आपके पास तो कैपिटल एसेट्स है ना भाई साहब, तो उसका प्राइस आप ना तय करेंगे, आप ना उम्मीद करेंगे, तो जो आप तय किए, आप जो उम्मीद किए, तय तो नहीं बोलेंगे, उम्मीद बोलेंगे, जो आप एक्सपेक्ट किए वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा। यानी इस मेथड का नाम इसलिए पड़ा बिकॉज आप इन्वेस्टर है और आपके एक्सपेक्टेशन है, आप जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वही एक्सपेक्टेशन हमारे लिए क्या है, कॉस्ट है। तो इस मेथड का नाम ही रख दिए कैपिटल एसेट्स आपके लिए, प्राइसिंग आप ही कर रहे हैं, मॉडल तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। समझ में आ रहा है? तो ये इन्वेस्टर यहां पर क्या करता है, कहीं ना कहीं एसेट्स को इवेल्यूट करता है और उसका कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और जो आप एक्सपेक्ट किए हैं मेरे को उतना आपको देना पड़ेगा, या फिर बोल लो कि मेरे लिए उतना कॉस्ट होगा। समझ में आ रहा है? कांस्टेंट मॉडल में क्या था कि हम लोग ये किए कि डिविडेंड हर साल आप फिक्स लेंगे। गॉर्डन वाला में क्या आया कि आप डिविडेंड हर साल फिक्स नहीं लेंगे, ग्रोथ रेट देंगे, जितना भी ग्रोथ है हर साल ग्रोथ रेट इंक्रीज करता है। तीसरा आया कि भाई जितना भी डिविडेंड है सबका, जितना भी ईपीएस है सबका सब क्या कर दो, दे दो। उस मॉडल में ये थॉट चला, इस मॉडल में ये थॉट चला, इस मॉडल में ये थॉट चलेगा, आपका उम्मीद कितना है, जितना उम्मीद है वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट तो सर उम्मीद कैसे मालूम चले, यहां पर कैसे पता करेंगे हम कितना उम्मीद कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इस मेथड को, इस मेथड में हम लोग सीएपीएम सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, मतलब सीएपीएम सॉल्व करते हैं मींस कि कहीं ना कहीं आप बोल लो कि एक टेक्निक है, सीएपीएम इज द टेक्निक जिससे हम लोग क्या करते हैं, आपका एसेट्स का प्राइसिंग इवैल्यूएट करते हैं आपके सोच से। तो दीज आर द मेथड्स, मॉडल्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका के पास एसेट्स है, यानी कि इन्वेस्ट, आपके पास क्या है, एसेट से मतलब क्या है, इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का प्राइस आपके मुताबिक कितना होगा वो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करते हैं। समझ आ रहा है? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग मॉडल, कि आपका प्राइसिंग हम लोग यहां पर सेट करते हैं और आपके अनुसार से कितना एक्सपेक्टेशन है वो उम्मीद करते हैं, इसीलिए हम लोग को इसको प्राइसिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए जो भी बोले हैं अभी। As per the model, the equity share are evaluated by the shareholder or investor in terms of their expected result। रिजल्ट ना लिखा, आप रिटर्न लिखेंगे तो और मजा आ जाएगा, रिटर्न ही लिखो, रिटर्न and the price that they would be willing to pay। ठीक है, द इक्विटी शेयर आर evaluated by the investors in the terms of their expected return। और या फिर ऐसा बोल लो कि वो किस प्राइस पर उसको पे करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या फिर बोल लो कि लेना पसंद करेंगे, या फिर आप बोल लो खरीदना पसंद करेंगे, या फिर कितना आप वो रिसीव करना पसंद करोगे। तो दैट प्राइस इज नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहां पर हमको उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा। क्लियर है? चलिए
अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा कैसे, कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमको अपना मेथड यूज करना होगा। मेथड का नाम क्या है? CAPM। तो CAPM निकालने के लिए यहाँ पर आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज जानना जरूरी है। क्या है ये इंपॉर्टेंट चीज? अब ध्यान से सुनेंगे, एक लाइन और लिख ही ले, उसके बाद इसे करेंगे। पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए। द एक्सपेक्टेशन सच ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, such expected return will be now derived by CAPM। तो अब आप लिखेंगे रिटर्न कैलकुलेशन अंडर CAPM। ठीक है, देखिए यहां पर पूरा खेला दो बातों का है। पहले बात तो समझिए कि देखिए इन्वेस्टर जो है ना, इन्वेस्टर यहां पर जो इन्वेस्टर होता है वो ज्यादा क्या हो चुका है, इन्वेस्टर क्या हो चुका है, होशियार होता है इन्वेस्टर बहुत ज्यादा। तो बात यहाँ पर यह है कि अभी शेयर मार्केट फिलहाल डाउन चल रहा है। तो जब डाउन चल रहा है शेयर मार्केट, तो होशियार लोग हैं। क्या होशियार है? लोग पैसा निकालेगा कि लगाएगा? शेयर मार्केट डाउन चल रहा है तो लोग पैसा लगाएगा कि निकालेगा? बताइए। तो डाउन चलते चल जा रहा है, पैसा निकालेगा कि लगाएगा? लोग निकालेगा। आपको छोड़कर बाकी सब लोग होशियार है। नहीं, आपको छोड़कर बाकी सब लोग क्या है? होशियार है, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं है ना। जब कम चल रहा है तो लोग पैसा लगाता है, सस्ता मिल रहा है तो अंदाज हो गया कि भाई ये बहुत कम रेट पे मिल रहा है, उठा लो। गिरेगा तो 1-2 रुपये और गिरेगा, पर कम में तो मिल गया। कि उसको वैल्यूएशन ऑफ शेयर वो चैप्टर पढ़ा है, आप तो कभी नहीं पढ़े हैं वैल्यूएशन चैप्टर। वैल्यूएशन शेयर चैप्टर एक होता है, शायद आप लोग नहीं पढ़े हैं, वो मतलब पढ़ा है। हाँ, तो उसको पता है कि शेयर का भाव भी कम है कि ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग परचेज मेड करेगा। तो वो लोग होशियार है भाई साहब, होशियार होने की वजह से उन लोगों को पता है क्या है, तो वो उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एज ए इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, आप एक कंपनी में पैसा लगाएं। क्या लगाए? पैसा लगाए। उस कंपनी में पैसा लगाए हैं तो उस कंपनी से कितना रेट आप एक्सपेक्ट करेंगे, इसके लिए आप कुछ और फैक्टर्स का भी ध्यान में रखेंगे। जैसे कि बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक जगह पैसा लगाए हैं तो बोलेंगे ना कम से कम 4% तो रिटर्न आए। अरे 4% तो कम से कम रिटर्न आए, इससे अच्छा बैंक में डाल देते। बैंक में आंख बंद करके सोए रहते, कोई टेंशन नहीं रहता, 4% रिटर्न मिल जाता। तो आप इससे कितना उम्मीद करेंगे? 4 से ज्यादा ही करेंगे ना। नहीं समझ रहा? इसी को बोलते हैं होशियारी। अब वो दूसरा कंपनी बोल रहा है कि नहीं हम तुमको 3 देंगे, तो आप भी जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। बोले दिमाग खराब है। बैंक में सेफ पैसा है, कोई टेंशन नहीं है। आपके यहाँ मार्केट फ्लक्चुएशन डाउन होते चल जा रहा है, आप बोल रहे हैं 3 देंगे, थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, रोज सुबह सुबह उठ के टेंशन से जीना पड़ रहा है, और आप बोल रहे हैं कि 3 देंगे। यानी कि यहाँ पर लोग कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो भाई रिस्क कितना है पहले ये बताओ। 0। जहां पर रिस्क है तो वहां पर रिटर्न इसको कितना मिल जा रहा है? 4% का तो रिटर्न मिल जा रहा है। मतलब जहां पर रिस्क नहीं है, नो रिस्क है, वहां पर भी क्या मिल जा रहा है? तो कुछ ना कुछ अगर रिस्क आप उठाएंगे, क्या उठाएंगे बताइए? अगर कुछ रिस्क उठाएंगे, विथ रिस्क में जाएंगे, तो वहां पर जो रिटर्न आएगा, रिस्क के साथ जो रिटर्न आएगा, रिस्क के साथ, तो वही वो भी तो आप चाहेंगे ना। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब 4 तो चाहेंगे ही चाहेंगे। अब भाई जो रिस्क उठा रहे हैं उसके बदले में जो आपको रिटर्न मिलेगा वो भी तो रिटर्न चाहेंगे। तो आपको करना क्या है? 4% प्लस जो रिस्क उठाने के लिए आपको जो रिटर्न मिल रहा है उसको आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो आपका आ जाएगा CAPM। समझ में आ रहा है? अब यहां पर चीजों को समझने के लिए ये जरूरी है कि समझने के लिए कि रिस्क का मतलब होता क्या है, और रिस्क का जो रिटर्न निकला
वो कैसे निकलता है। दो बातें समझना है, क्या बताइए कि जो रिस्क बोल रहे हैं ना, रिस्क कि व्हाट डू मीन बाय रिस्क, और दूसरा क्या समझना है कि रिस्क से जो रिटर्न आएगा वो कैसे निकलेगा। समझ में आ रहा है। रिस्क जैसे कि आप बोल रहे हैं कि भाई रिस्क लिए तो कोई ज्यादा रिस्क लेता है, कोई कम लेता है, तो व्हाट डू मीन बाय रिस्क। मान लीजिए कोई 100% का रिस्क लिया, चलिए कोई थोड़ा सा लिया, थोड़ा कम कैसे काउंट किए, 1 पर काउंट लेकर आ जाते हैं, 1। कितना रिस्क लिया, 1, तो उसको 2% रिटर्न मिल जा रहा है। तो बताइए आप तीन तीन टाइम रिटर्न, 3 टाइम आप रिस्क उठा लिए, कितना रिटर्न उठा लिए। कोई एक उठाता है तो उसको कितना रिस्क, कितना रिटर्न मिल जाता है, 2। तो आप कितना उठा लिए रिस्क, 3 उठा लिए। 3 रिस्क उठाने के लिए आप रेडी हैं, तो आपको कितना कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए, 6। तो 4 तो उधर का ऊपर का जो रिस्क था नहीं वो तो चाहेंगे ही चाहेंगे ना, साथ में 6, कुल मिलाकर 10। ये आपको 10 आपका एक्सपेक्टेशन है। कोई बोल रहा है कि भाई मेरा रिस्क 2 ही है, तो एक रिस्क के बदले में कितना मिल रहा है, 2। तो 2 रिस्क के बदले में 4, तो 4 यहाँ का रिस्क के लिए, और बिना रिस्क का भी तो 2 वाला, तो 8। 4 4 8, 2 क्यों, एक रिस्क के लिए 2, तो वो 2 रिस्क उठाया ना, तो 2 रिस्क उठाने के लिए कितना मिलेगा, 4 4 अभी मिला। और पहले वाला नो रिस्क वाला, नो रिस्क वाला 4 4 4 8। समझ में आया। तो अभी समझ लीजिए यहाँ पर कि ये रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है, और रिस्क के बिहाफ में इंटरेस्ट जो निकालते हैं वो कैसे कैलकुलेट होता है। अभी आप सीखने वाले हैं रिस्क कैसे कैलकुलेट होता है। देखिए रिस्क जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रिस्क को ही हम लोग यहाँ पर जो बोला गया है वो बीटा बोला गया है, ठीक है ना। रिस्क को क्या बोला गया, बीटा। बीटा समझते हैं, ये जो बीटा है ये बताता है कि क्या से हम लोग रिस्क को मेजर करेंगे, मेजर ऑफ रिस्क। रिस्क आपको क्या सिखा, रिस्क का मतलब यहाँ पर बीटा है। बीटा क्या बताता है कि मेजर ऑफ रिस्क, रिस्क कैसे मेजर किया जाए, पहले रिस्क निकालना हम सिखा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न जो है ना कभी 15% है। मार्केट रिटर्न कितना है, 15% है ना। और आपका रिटर्न, आपका रेट ऑफ रिटर्न, आपका कंपनी का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सपोज मान के चलिए 18% है। अब बड़ा बात यहाँ पर यह है कि जब मार्केट का रिटर्न आपका 15% है, तो मार्केट का रिटर्न 15% है तो हाई वॉलेटाइल भी होता है। बात यहाँ पर 2 चीज हो सकती है, मार्केट का रेट बढ़ भी सकता है, मार्केट का रेट घट भी सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि मार्केट में जो भाव चल रहा है 15%, वो कितना बढ़ सकता है। तो आप बता रहे हैं कि मार्केट में जो है ना वो 1% भाव बढ़ सकता है, या 1% भाव क्या हो सकता है, घट सकता है। तो हम ये बोले कि भाई यहाँ पर मार्केट चेंज कितना कर सकता है, 15 से 16, या 16 है तो 15, यानी कि यहाँ पर चेंज करेगा भी तो कितना चेंज करेगा, मार्केट चेंज करेगा। मार्केट में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो रहता है ना, तो कभी 15 हो सकता है तो 16, 16 है तो 15। बट अगर हम भी पूछ रहे हैं कि बताइए जब मार्केट जब 16 कर दे रहा है तो आप अपना रेट ऑफ रिटर्न कितना से चेंज करेंगे। मार्केट में भाव अगर बदल जा रहा है, जैसे सिंपल सा बात बोले तो अब चाउमीन वाला के पास गए, या फिर अब छोड़िए चाउमीन वाला, अब बस वाला के पास गए, या ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस कर रहा है उससे पूछे कि बताइए पेट्रोल डीजल का दाम इंक्रीज किया 1% से, तो आप अपना फेयर कितना से इंक्रीज करेंगे, या पेट्रोल का दाम डिक्रीज किया तो आप अपना कितना से डिक्रीज करेंगे। ये मैटर यहाँ समझिए कि 15% से 16% मार्केट रेट हो गया तो आपको तो रिटर्न आपको ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर आपका मार्केट रेट 16 से 15 हो गया तो आप में क्या चेंजेस आएगा। तो वो बताया कि मेरे यहाँ वोलेटिलिटी जो है ना वो 18 से 20 तक हो सकता है। कितना तक हो सकता है, अगर 15 से 16 होता है तो हम 2% का चेंज कर देंगे, या फिर 20 से आपका 18 हो जाता है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना चेंज हो जाता है, 18 हो सकता है। यानी कि यहाँ पर चेंज ऑफ परसेंटेज कितना आ रहा है, 2%। तो इसका बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न किसका, उस कंपनी का, डिवाइडेड बाई मार्केट परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ रिटर्न, परसेंटेज चेंज इन मार्केट का रिटर्न। बताइए परसेंटेज चेंज इन रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, 2% था, और यहाँ पे कितना था, 1 था, यानी कि 2 टाइम्स। यहाँ पर जो आंसर आया 2 टाइम्स, तो यानी रिस्क क्या है, यहाँ पर 2 टाइम्स का रिस्क है। ये रिस्क दोनों तरह से चलता है, 2 धारी तलवार वाला काम करता है। यानी रिस्क आप है ना, तो बढ़ने का भी रिस्क 2 टाइम्स है और घटने का भी रिस्क 2 टाइम है। यानी कि अगर आप मेरे कंपनी में पैसा लगाते हैं तो मेरे कंपनी में पैसा लगाने का रिस्क 2 गुना है। मेरे कंपनी में पैसा लगाना है मतलब रिस्क कितना है, 2 गुना का रिस्क है मेरे यहाँ पर।
समझ में आ रहा है? यानी कि मार्केट में अगर कुछ भी चेंज होता है तो मेरे कंपनी में 2 गुना से बढ़ सकता है, या फिर मार्केट में कुछ डाउनफॉल होता है, समझ में आ रहा है? मार्केट मतलब कि ओवरऑल ना, मार्केट का जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बोल रहे हैं सेंसेक्स बढ़ा, तो जरूरी थोड़ी है अगर सेंसेक्स 2% से बढ़ा तो आपका रिलायंस का शेयर भी 2% से बढ़ जाएगा, या सेंसेक्स रशिया का वजह से डाउन कर रहा है तो आपका जरूरी थोड़ी है कि जिस कंपनी में आप पैसा लगाए हैं तो भी डाउन कर जाएगा। अगर सेंसेक्स अगर 2% से डाउन करता है, सेंसेक्स मतलब कि मार्केट, सेंसेक्स अगर 2% से डाउन कर रहा है तो आपका जो मार्केट है वो 4% से डाउन कर रहा है, यानी कि 2 गुना का रिस्क है आपकी कंपनी में। यानी सेंसेक्स 2 गुना से डाउन कर रहा है, मार्केट अगर कितना डाउन कर रहा है, 2% से डाउन कर रहा है, और आप जो है वो आप 6% से डाउन कर जा रहे हैं, वो 2 कर रहा है तो आप कितना कर रहे हैं, तो 3 गुना का रिस्क है आपके कंपनी में, यानी कि वो रिलायंस कंपनी में पैसा लगाने में। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग रिस्क। रिस्क का भी पढ़ाई चल रहा है, ठीक है ना? तो बीटा कितना है इस कंपनी में, एक पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल ले लिए। मान लीजिए आपको एक और कंपनी का एग्जांपल लेना है, जैसे मान लीजिए केस 2 में मान लीजिए कि आपका एक कंपनी है जिसका मार्केट का रेट, हमको देखिए बीटा निकालने के लिए 2 बातें समझिए, मार्केट का रेट जरूरी है हमको पता करना, और जिसका आप क्या निकाल, जिस कंपनी का रिस्क निकालना चाह रहे हैं उस कंपनी का भी रेट चाहिए। अरे सेंसेक्स इज योर मार्केट रेट, तो हमको तो मार्केट का रेट तो बताना पड़ेगा ना। मार्केट का रेट सपोज मान लीजिए 5% है, कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो मान लीजिए कि 1% का अप डाउन होता है, कितना का, 1% का अप डाउन होता है। बट वो जो आप मान लीजिए कि केस 2 में हम किसका ले रहे हैं, टाटा कंपनी का एग्जाम्पल है ना, टाटा कंपनी का रिटर्न कितना है, टाटा कंपनी का रिटर्न 17% दे रहा है। हम बोले बताओ अगर हम 15 से 16 होते हैं, मार्केट अगर 15 से 16 होता है तो तुम कितना चेंज हो जाओगे, मार्केट बढ़ेगा तो तुम कितना चेंज होगे, ये बोल रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो हम सिर्फ और सिर्फ 17.5 हो जाएंगे। यानी कि यहां पर कितना का चेंज दिखा आपको, 0.5% का चेंज दिखा। यानी ऐसा होगा कि मार्केट अगर 1% का फ्लक्चुएशन करेगा तो ये कितना करेगा, 0.5 का। मार्केट अगर 1% से बढ़ेगा तो टाटा कंपनी का वैल्यू, टाटा कंपनी का रिटर्न कितना से गिर जाए, कितना से बढ़ेगा, 0.5 से। वो 1% से गिरेगा तो ये 0.5 से गिरेगा। यानी यहाँ रिस्क कितना है, यहाँ पर रिस्क कितना है, तो रिस्क निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट वाला को नीचे रखेंगे और जिस कंपनी का निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे। 0.5 डिवाइड बाई 1% कितना आया, 0.2। 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0.5 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर रिस्क जो है 1 गुना से भी कम है। तो ये रिस्क कैलकुलेशंस है, ठीक है ना। ये हम लोग रिस्क निकालना सीख रहे हैं कि कैसे रिस्क निकाला जाता है। ये केस 3 रखिए, केस 3 में मान लीजिए कि आपको हम देते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्या चीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए भी आपको मार्केट का रिटर्न चाहिए ही चाहिए। तो मार्केट का रिटर्न मान लीजिए कितना है, 15%। फ्लक्चुएशन कितना हो सकता है, सेक्शन कितना परसेंट का चेंज कर रहा है ये लोग, 1% का। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न कितना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छा गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न ना, तो 6%, और ये कितना 6%। क्यों 6% लिए, क्योंकि पता है कि गवर्नमेंट का, अगर गवर्नमेंट में पैसा लगाए, गवर्नमेंट को आप पैसा दिए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाए हैं, मार्केट कुछ भी हो अप्स डाउन, गवर्नमेंट को फर्क पड़ने, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में पैसा लगाने वाले को फर्क पड़ने वाला। अरे एसबीआई का रेट कितना बात, एसबीआई आपको बैंक का रेट कितना देने का बात किया था, 4% किया था। यूक्रेन में, रूसिया में कुछ भी हो रहा है तो आपको क्या उतना इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा। उसको मार्केट से लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ही खास बात है, उसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी कि मार्केट बोल रहा है कि देखो भाई हम 15 से 16 हो रहे हैं, या 16 से 15 का चेंज कर जाएंगे, अब भी डाउन भी, अब भी। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि तुम 15 से 16 होकर ना हम बदलेंगे, और ना तुम 16 से 15 हो गए तो फिर हम घटेंगे, ना हम इंक्रीज करेंगे, ना हम कांस्टेंट रहेंगे। यानी चेंज कितना हुआ, तो यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, किसी भी चीज का गवर्नमेंट सिक्योरिटी का निकालने के लिए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे बीटा, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ऊपर रखिए और यहाँ पर 1%, जीरो को किसी से भी डिवाइड करिएगा, जीरो ही आएगा। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो बीटा होता है वो जीरो होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा जो होता है ये जीरो होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमेशा फिक्स होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हमेशा फिक्स होता है। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? तो एक बात जानने को मिला आपको कि बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, जीरो होता है।
अब मान लीजिए केस 4 में हम मार्केट सिक्योरिटी, मान लीजिए मार्केट का रेट कितना है 15%, और वो कितना चेंज हो सकता है 16, 1% का चेंज हो सकता है। तो मार्केट का हमको बीटा निकालने के लिए मार्केट रेट तो ऊपर रखेंगे ही रखेंगे बाय डिफॉल्ट, तो मार्केट का रेट नीचे भी रखेंगे। हम किसका बीटा निकालना चाह रहे हैं, मार्केट का बीटा। रिलायंस का निकालना सिखा दिए, टाटा का भी निकालना सिखा दिए। अरे भाई ये ऊपर वाला मान लीजिए रिलायंस है, सेकेंड वाला टाटा है, फिर आपको गवर्नमेंट का सिखवाए, गवर्नमेंट का आप याद कर लीजिए कितना होता है 0 होता है। अब मार्केट का बीटा समझिए, तो मार्केट का बीटा निकालने के लिए मार्केट का रिटर्न पता होना चाहिए, किसी का भी बीटा निकालने के लिए मार्केट का रिटर्न पता होना चाहिए, और नीचे मार्केट का बाय डिफॉल्ट रिटर्न भी तो चाहिए। तो मार्केट का भी डिफॉल्ट रिटर्न तो 15% है, और 16% चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट का रिटर्न कितना हो सकता है 1/1 यानी 1 टाइम। यानी बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि मार्केट का जो बीटा होता है वो 1 ही होता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 15 से ये 20 हो जाए, क्या गारंटी है कि 15 से 16 ही हो। मार्केट में ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट 15 से 20 हो जाए, 20 से 15 हो जाए, तो हाँ, तो फिर यहाँ भी तो 20 ही करना पड़ेगा ना, यहाँ भी तो क्या करना पड़ेगा। तो ओवरऑल देखिएगा 4, तो यहाँ भी 4, तो फिर भी तो 1 ही टाइम आएगा ना। तो कोई हालत में मार्केट का बीटा जो होता है, मार्केट का जो रिस्क होता है वो 1 टाइम होता है, क्योंकि उसी से तो कंपेयर करते हैं ना। मजा का बात है कि आपको बीटा निकालने नहीं दिया जाएगा, बीटा निकालने नहीं दिया जाएगा, बीटा निकालने के लिए बोलता नहीं है वो, आपको क्वेश्चन खुद बता देगा, देखो भाई बीटा कितना है, समझ में आ रहा है वो बीटा। अब बता क्या दे, आप तो खुद ही समझ ही गए, गवर्नमेंट का बीटा होता है और मार्केट का बीटा कितना होता है 0 होता है। जिसका बीटा निकालना है उसका बीटा बता देगा, जिस कंपनी का आपको क्या निकालना है, बीटा के बारे में बातचीत कर रहा है, जिसका बीटा का जरूरत है, जिस कंपनी का आपको बीटा का जरूरत है वो बीटा खुद ही बताएगा, उस कंपनी का बीटा है ले लो इतना रुपये, इतना इतना टाइम। तो गवर्नमेंट का तो आपको पता है, मार्केट का आपको पता है, मार्केट का कितना 1 और गवर्नमेंट का कितना 0। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो अभी हम क्या बताए थे वहां पर कि बीटा पहले आपको क्या करना होगा, बीटा निकालना होगा, बीटा निकालकर पता करना पड़ेगा कि बीटा का प्रीमियम कितना है, बीटा मतलब रिस्क का प्रीमियम कितना है, तो बीटा निकालना सीख गए। अब वो बीटा का प्रीमियम समझिए, वो बीटा का प्रीमियम। सर यहां तक तो नोट तो करने दीजिए, थोड़ी हम लिखवा देंगे बाद में करिएगा, समझ लीजिए अभी। सर लिखवा देते, अच्छा लिखो, ठीक से लिखो, जैसे हम लिखवा रहे वैसे तब लिखो। पॉइंट नंबर कितना है देखिए तो, एक बार जाके चेक करिए तो, शुरू से देखिए पॉइंट नंबर दिखेगा आपको। इससे पहले क्या करवाए थे, रिटर्न ऑन, हाँ कितना नंबर था वो, 4 था वो, 5, मेजरमेंट ऑफ बीटा। बीटा को बेटा मत पढ़ दीजिएगा, क्या होता है बीटा। बीटा मीन सेंसिटिविटी of security return with the respect of market rate of return। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के रिस्पॉन्स में सिक्योरिटी में कितना चेंज आया उसी को बोलते हैं बीटा। मीन्स कि मार्केट के हिसाब से जो चेंज किया, मतलब जो रिस्क है मार्केट का चेंज होने का,
जो सेंसिटिविटी है, जो रिस्क है, उसी को बोलते हैं हम लोग बीटा। ठीक है ना। तो अगर हम 2 गुना बात कर रहे हैं तो मार्केट 1 से चेंज किया तो हम 2 से चेंज करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं 3 गुना का बीटा है इस कंपनी में, 3 गुना का रिस्क है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर 1 से चेंज किया तो हम 3 से चेंज करेंगे। रिलायंस कंपनी में 4 गुना बीटा है, यानी कि मार्केट अगर 1 से चेंज किया तो रिलायंस, तो अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले जाके किस कंपनी का क्या पता करिए, बीटा पता कर लीजिए। रिलायंस का बीटा कितना है, तो रिलायंस का बीटा अगर 4 गुना है तो उसको समझ लीजिएगा मार्केट 1% चेंज किया, ये फटाक से 4 पे भागेगा। मार्केट 1 से डाउन किया तो ये 4 से गिरेगा। सिंपल सा बात है, समझ में आ रहा है। तो जब कभी पैसा लगाए तो अपनी कंपनी का क्या पता कर ले, बीटा पता कर ले। समझ में आ रहा है। अब बीटा पता कैसे किया जाता है भाई, बताए ना, लिखिए जल्दी जल्दी। बीटा का फॉर्मूला बताइए। चेंज इन सिक्योरिटीज रेट ऑफ रिटर्न। सिक्योरिटी का ऊपर लिखते हैं ना, जिस सिक्योरिटी का निकाल रहे हैं, और दूसरा क्या लिखते हैं, चेंज इन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। नहीं समझ में आया। That is how much the security rate of return would charge, चार्ज नहीं आपका, वो करिएगा चेंज लिखिएगा, चेंज if market rate of return change by 1%। कोई बोलेगा कि बताओ बीटा का मतलब क्या समझे, तो बोले भाई साहब इसका मतलब साफ साफ है कि 1% मार्केट से चेंज हुआ तो हमारे यहाँ कितना परसेंट का चेंज होगा, हमारे यहाँ मतलब जिस कंपनी का बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 2 3 सिचुएशन दे रहे हैं। मार्केट रिटर्न, मार्केट रिटर्न, फिर यहाँ पे लिखिए सिक्योरिटीज रिटर्न 14। अच्छा 3 मत लिखिए ना, 2 ही से करिए ना। तो सर हम लोग काट दें, नहीं काटिए मत, वहाँ पे बता रहे क्या चेंज करिए। हाँ यहाँ 15 तो यहाँ 14 है ना। यहाँ लिखिए चेंज इन, चेंज लिखिए, क्या लिखिए, चेंज। ठीक। और ये सिक्योरिटी का रिटर्न था, जिस सिक्योरिटी का हम लोग बात कर रहे हैं वो 18%। अब बताइए कितना का चेंज आएगा मार्केट में। मार्केट में 1% का चेंज हो रहा है क्या, और सिक्योरिटी में कितना का चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या समझा, कितना का बीटा है, 2 का। तो बीटा कितना है, 2 का बीटा है। सिंपल सा लॉजिक, यहाँ पर साफ साफ तो बीटा 2 का दिखाई। तो बीटा बताइए उस सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का नाम दे दे क्या, जेड। सिक्योरिटी का क्या नाम है, जेड। तो मान लीजिए बीटा ऑफ जेड सिक्योरिटी। अच्छा ये मोदी जी का सिक्योरिटी मत समझ लीजिएगा, जेड सिक्योरिटी सुने हैं, मोदी जी का सिक्योरिटी लोग है। अरे जेड एक कंपनी का नाम है यहाँ पर, कोई सब मूर्खता मत कर दीजिएगा। तो क्या रखते हैं कि जिस कंपनी का निकालना है उस कंपनी का ऊपर, जिसका जिस मार्केट है उसको नीचे, यानी 2 टाइम्स का यहाँ पर क्या है, बीटा है, बीटा बीटा 2 गुना यहाँ बीटा है भाई साहब। ठीक है, बहुत रिस्क है। हो गया एग्जाम्पल 1 छाप लिए। एग्जाम्पल 2 चलिए। हम लोग यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, ये दुनिया जानता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा 0 होता है। समझ में आ रहा है। बट कैसे होता है एक बार हम एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ लिखिएगा मार्केट रिटर्न,
चाहिए ना, किसी भी सिक्योरिटी का बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए। हाँ, तो मार्केट तो मान लीजिए हम 15 से 14 कर रहे हैं, तो कितना का चेंज आया 1%। और गवर्नमेंट का जो रिटर्न होता है सिक्योरिटी का, वो तो चेंज कभी नहीं ना होगा, तो वो मान लीजिए 0% का चेंज। तो बता दीजिए गवर्नमेंट का बीटा कितना हो जाएगा, बीटा ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। 0/1 यानी दैट इज 0, बीटा 0 होता है। समझ में आया मुन्ना मुंगेरी लाल, समझ में आ रहा है एफएम। हाँ, आइए मार्केट का बीटा निकालिए। मार्केट रिटर्न बोलिए कितना परसेंट का चेंज। मार्केट में जो रिटर्न है, मार्केट का रिटर्न भी आप नीचे ही लिखेंगे, वो भी आपका सेम ही रहता है। तो मार्केट का बीटा जब निकालने का बात आए, बीटा ऑफ मार्केट का रिटर्न, तो 1/1 दैट इज 1। ठीक है, क्या समझ में आया, कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया। तो बीटा निकालना सीख लिए, लिख लिए। अब आपके चलते हैं बीटा का प्रीमियम निकालना, वो आपको जानना पड़ेगा बीटा का प्रीमियम कैसे निकलता है। आइए हेडिंग में डालिए, पहले समझ लीजिए बीटा का प्रीमियम। पहले मेरे को बताइए बीटा का प्रीमियम निकालने के लिए आपको कुछ हम बीटा बताते हैं, उसका आप मेरे को कुछ सिक्योरिटीज बोलते हैं, आपको उसका बीटा बताना है। ठीक है ना, मेरे को बताइए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है, 0 होता है। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, मान लीजिए उसका रेट हम बताते हैं 6%। अरे रेट ऑफ रिटर्न तो क्वेश्चन देगा ना, हम बताएंगे ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, बीटा तो आप बताएंगे। हालांकि बीटा भी क्वेश्चन ही बता देता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बीटा कितना होता है 0, तो 0 पर आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है ना। और आपका मार्केट का बीटा कितना होता है 1, तो मार्केट में आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% है, मार्केट का रिटर्न है ये। मार्केट में भाव कितना चल रहा है अभी 15%, और मार्केट का बीटा कितना होता है 1%, 1 टाइम, है ना। तो बताइए आप पैसा कहाँ लगाएंगे, गवर्नमेंट वाला में लगाएंगे कि मार्केट वाला में लगाएंगे। सर गवर्नमेंट वाला में बीटा एकदम नहीं है, रिस्क एकदम नहीं है, 6 मिलेगा तो मिलेगा, बट मार्केट में पैसा लगाने से आपका रिस्क है। रिस्क कितना का रिस्क है, 1 गुना का रिस्क है, यानी कि पैसा बढ़ भी सकता है 1 गुना से, और 1 गुना से डाउन भी हो सकता है। अरे डाउन हो या जो भी हो, जो वो छोड़िए, मान लीजिए कि अभी कांस्टेंट है, अभी वो रिस्क का बात बताइए, रिस्क तो है पर अभी फ्लक्चुएशन हो नहीं रहा है। तो मेरे को बताइए आप किस में लगाना पसंद करेंगे, गवर्नमेंट में कि मार्केट में। आप बोल रहे हैं कि सर हम मार्केट में लगाना पसंद करेंगे, हम बोले क्यों, क्योंकि आप बोल रहे हैं हम रिस्क लेना भी रेडी है, हम रिस्क लेने के लिए रेडी है। जब आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, किसके लिए रेडी हैं, अगर आप एक रिस्क लेंगे तो आपको कितना फायदा हो जाएगा। एक नॉर्मल आदमी है, वो बोल रहा है भैया कौन पैसा लगाएगा मार्केट वाला में, इससे अच्छा बैंक में रख दो ना, इससे अच्छा कहाँ रख दो। लोग बोल रहा है कि मार्केट में क्यों पैसा लगा रहे हो, एफडी में डाल दो। हम बोले एक बात बताइए आपको एफडी से कितना रिटर्न मिल रहा है, बोला 6% मिल जाएगा। हमने रिस्क बताओ, रिस्क एकदम नहीं है। हम बोले थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे तो आपको 15% का रिटर्न मिल जाएगा। हम वो बोल रहा है कितना रिस्क लेना होगा, हम बोले बस एक गुना आप रिस्क लीजिए। बोले 1 गुना रिस्क का मतलब, हम ये बोल रहे हैं गिरेगा तो 15 गिरेगा भाई साहब, बढ़ेगा तो 16 17 भी हो सकता, 15 16 भी हो सकता है। तो बढ़िया है, फिर ये हल्का सा रिस्क ले लिए तो मेरे को कितना का रिटर्न मिल जाएगा, 15 का तो मिल जाएगा। बढ़ भी तो सकता है, अरे घट भी तो सकता है, दोनों भी तो हो सकता है। तो वो एक रिस्क लेने के लिए उसको कितना का फायदा हो जाएगा, 5 4 9% का फायदा हो रहा है। यानी वो कन्वेंशनल आदमी अगर 1 गुना हल्का सा रिस्क ले लेना, इसको 9% का क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। जो 9% का जो रिटर्न मिलेगा ना, उसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। जो घर में आप लोग को बताते हैं कि बैंक मार्केट में पैसा मत लगाओ, तो बैठ के ये वाला टॉपिक समझाइएगा अच्छा से। हाँ बेटा, आज सीखे हैं एक टॉपिक, आप ही लोग के लिए सीखे हैं। देखो बैंक में रखेंगे 0 तो 6, हल्का सा रिस्क ले लेंगे
तो 15 मिल रहा है। तो सोचो 1% रिस्क ले लिए तो कितना का फायदा, कितना का फायदा, 16 का फायदा थोड़ी ना। वही तो बोलेगा रिस्क काहे ले, चार चार तो 6 तो मिल ही रहा है। हम बोले वही तो, एक रिस्क लेंगे तो 9 का फायदा ना, 6 तो मिल ही रहा था, 16 का थोड़ी फायदा, 9 का फायदा। तो एक रिस्क लेने के लिए कितना फायदा हो रहा है, समझ आ रहा है, एक रिस्क लेने के लिए 9 का फायदा हो रहा है। तो बताइए जिस कंपनी में आप पैसा लगाना चाहते हैं, हाल चाल क्या है, मार्केट से कंपेयर करते हैं हम लोग, कभी भी किससे कंपेयर करते हैं, तो मार्केट का रिस्क कितना था, 1 था, और गवर्नमेंट का कितना था, 0 था। यानी मार्केट के हिसाब से सोचे आप, तो एक रिस्क लेने के लिए कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, एक रिस्क लेने के लिए कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 9% मिल रहा है ना, एक रिस्क लेने के लिए 9% मिल रहा है ना। तो यानी एक रिस्क लेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा, अब यही तो सोच रहे हैं ना भाई, एक ले रहे हैं तो 9%। अगर मान लो कि हम इस कंपनी में लगाना चाहते हैं और इस कंपनी को कोई रिस्क बता दिया, कितना बता दिया, इस कंपनी में भाई 2 गुना रिस्क है, तो इस कंपनी से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, समझे नहीं। मार्केट में रिस्क आप एक लिए ना तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 9% मिल रहा है। यानी 1 गुना रिस्क लिए तो 9% डायरेक्ट फायदा, अरे 1% रिस्क लिए तो 9% डायरेक्ट फायदा। हम बोल रहे हैं कि अब 2 गुना रिस्क लिए तो कितना परसेंट रिस्क कब प्रीमियम मिलेगा, डबल करिए ना, 3 गुना रिस्क लिए 27% आपको प्रीमियम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वही हम बोल रहे हैं ना, इस कंपनी में पैसा लगा है, इस कंपनी में आपका 2 गुना रिस्क था, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा, 9, और दूसरा दोबारा कर दीजिए 18, एक रिस्क के लिए 9, तो 2 रिस्क के लिए कितना 18, तो इस कंपनी में पैसा लगाएंगे तो कितना 18, 18 नहीं, 18 तो कम से कम सोच रहे थे, वो तो एक रिस्क लेने के लिए रिस्क नहीं भी लेंगे तो भी तो 4 मिलेगा ना। तो 18 प्लस 4 22% आप उस कंपनी से रिटर्न लेंगे, 18 प्लस 4 कितना परसेंट, 22%, कितना परसेंट, 22% आप उस कंपनी से रिस्क लेंगे। यानी 2 गुना रिस्क लेने के लिए आप 22% मांगेंगे उससे। 18 6 कितना होता है, 24, 24 ले लो ना भाई, क्या दिक्कत है, 4 सोच रहे थे, समझ में आया। तो किसी भी कंपनी में कंपनी का रिटर्न आप पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप गवर्नमेंट वाला देखेंगे, मार्केट वाला देखेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे लिखेंगे गवर्नमेंट, फिर लिखेंगे मार्केट, फिर ऐसे कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एक के लिए कितना 9, एक के लिए 9, फिर क्वेश्चन पूछिएगा कि बताइए रिलायंस के लिए, रिलायंस में रिस्क कितना है, तो रिलायंस में कोई बताएगा रिस्क भाई 3 गुना है, कितना है, तो कितना आप एक के लिए 9, तो 3 के लिए 27% कम से कम, प्लस बिना रिस्क वाला भी तो मिलेगा 6%, तो आप 33% मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे। तो 33% इज योर रेट ऑफ रिटर्न, जो कि एक इन्वेस्टर रिलायंस से उम्मीद करेगा। यानी 33% आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही कॉस्ट ऑफ, समझ में आया, कितना बड़ा बात था यहाँ पर समझने वाला, लॉजिक समझ में आया यहाँ पर क्या चीज चला, लॉजिक ही में फंस गए हैं, दिमाग काम करना बंद कर दिया, कि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका इंतजार कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला चाल फॉर्मूला ही दे दीजिए खाली। हाँ, इसका एक फॉर्मूला भी है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला देखिए क्या कहता है, बोलता है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाई बीटा, आंसर आ जाएगा। आर एफ मतलब होता है रेट ऑफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, क्या बोलता है बताइए, रिस्क फ्री, बताइए रिस्क फ्री यानी गवर्नमेंट वाला कितना रेट ऑफ रिटर्न था, आर एम मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बताइए मार्केट का रिटर्न कितना चल रहा था, मार्केट का रिटर्न रिटर्न 15, रिस्क फ्री फिर आ गया, रिस्क फ्री कितना था, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उस कंपनी का बीटा कितना है, सॉल्व करिए तो, 15 में से 6 गया 9,
एक प्रीमियम एक एक रिस्क के लिए आपको कितना मिलेगा 9, तो 3 के लिए कितना मिलेगा +6। ऊपर भी यही आंसर आया था क्या, फॉर्मूला भी यही वर्क कर रहा है जो ऊपर हम एक्सप्लेन किए, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करना है, देखिए आपको एग्जाम में क्या क्या दे देगा, आपको रिस्क फ्री का रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, ठीक है ना। और जिस सिक्योरिटी का आपको क्या निकालना है, जिस सिक्योरिटी का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है उस सिक्योरिटी का आपको बीटा दे देगा, पुट कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। सर तो यही दे देना चाहिए था स्टार्टिंग में, किए इतना फालतू का समझाए। तो इसके बाद लिख लीजिए, मान लीजिए आपको समझाने के लिए हम बताए थे कि सिक्योरिटी ए का आपको बीटा बता दिया, कितना बीटा बताया सिक्योरिटी ए का 2, है ना, दैट इज 18%। तो बताइए, आप खुद बताइए, खुद से दिमाग लगाकर, सिक्योरिटी बी का बीटा बताइए, सिक्योरिटी ए का बीटा बताइए, 2% है ना, उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो कितना एक्सपेक्ट आप करेंगे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न बता दीजिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना करेंगे आप, सिक्योरिटी ए से कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा आपका। अरे आपका 2 बीटा है, यानी कि एक बीटा के लिए आपको 9% का आपको प्रीमियम मिल जाता है ज्यादा, एक बीटा लेने के लिए। सर एक बीटा के लिए 15 मिलेगा ना, अरे 15 मिलेगा, हम क्या समझे 9 ना एक्स्ट्रा मिलेगा, तभी तो 15 हो गया। तो एक बीटा के लिए कितना 9, तो 2 बीटा के लिए, हाँ, तो आप क्या करेंगे, रिस्क फ्री में क्या ऐड कर देंगे, नॉर्मली रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे, यही तो बताए थे ना। तो आप रिस्क प्रीमियम कितना आ जाएगा, 2 के लिए कितना 18, और आपका रिस्क फ्री कितना था 6, तो कितना आ जाएगा कुल मिलाकर 24। शॉर्टकट बता रहे हैं, फॉर्मूला वाला ने भी हम लेके नहीं चल रहा है, नॉर्मल जो ये बात हो रहा था फॉर्मूला तो अभी हम दे दिए। उसी तरह से सिक्योरिटीज बी का, मान लीजिए सिक्योरिटीज बी का जो बीटा है वो आपका 0.5 है, और उसका रेट ऑफ रिटर्न, इसको हटा दीजिए, अब बताइए यहां पर कैसे निकलेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, RF प्लस रिस्क प्रीमियम ना, तो एक के लिए कितना मिलता है 9, तो 0.5 के लिए कितना मिलेगा 4.5, और प्लस रिस्क 6, तो कितना आ जाएगा 10.5%। समझ आ रहा है। तो यही काम तो फॉर्मूला कर दे रहा था ना, फॉर्मूला क्या कर रहा था पता है, रिस्क फ्री प्लस, याद है, RM-RF मल्टीप्लाई बाई बीटा, रिस्क प्रीमियम तो ऐसे ही निकल रहा था, देखिए तो यहां पर RM-RF जो आ रहा था उसको आप बीटा से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, समझ में आया क्या। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया आपको, हो गया, छपाई हो गया, छपाई, हाँ, वेयर RF मतलब क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, RM मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, बी क्या होता है, बी बीटा ऑफ सिक्योरिटी। सर ये बीटा ऑफ सिक्योरिटी जानने के लिए क्या करना होगा, तो बीटा का डेफिनेशन लिखवाए थे, हो तो गया सब ना। अच्छा एक बार ये बताइए, RM-RF को क्या बोलेंगे, जी बिल्कुल, रिस्क प्रीमियम फॉर 1 यूनिट ऑफ बीटा, वही टाइम्स या यूनिट 1 यूनिट, ठीक ठाक समझ में आया। हाँ चलिए फार्मूला लगाइए और फार्मूला से ये सॉल्व करिए।
एग्जाम्पल नंबर, रिटर्न ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डेटा ऑफ सिक्योरिटीज, आरई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू रिटर्न ऑफ इक्विटी, जितना रिटर्न आप उम्मीद कर रहे हैं वही तो मेरे लिए कॉस्ट होगा। याद करिए, सीएपीएम में जहाँ लिखवाए थे वही तो बताए थे। कैपिटल एसेट मेथड, मतलब कैपिटल एसेट्स में क्या सोचते हैं हम लोग, जितना रिटर्न होगा वही, जितना एक्सपेक्ट करेगा रिटर्न उतना ही मेरे लिए कॉस्ट होगा, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से उतना ही मेरा क्या होगा, कॉस्ट होगा। तो आरई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ में आया क्या? चलिए सॉल्यूशन करिए फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं वैसे, आर एफ आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 8% है, मार्केट का है 15, ये 15 है, मार्केट का है 15, फिर ये 8, बीटा है जिसका निकालने का उसका 2.5। कितना है आंसर? आप लोग अलग आया क्या? हो गया क्लियर? आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। द हाइपोथेटिकल लिमिटेड विशेष टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, यानी के ही निकालने बोल रहा है, यूजिंग कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM from the following information provided to the firm by its investors। इन्वेस्टर से वो इंफॉर्मेशन लिया जो कि एडवाइजर अलोंग विद द फर्म्स ओन एनालिसिस, अपना भी एनालिसिस किया। इट इज फाउंड दैट कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10% है। वाह, फर्म का बीटा 1.5 गुना है, 1.5 है, और रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट फोलियो, मतलब मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12.5% है। आपको बोल रहा है के ही निकालने के लिए। निकालो, फॉर्मूला है ना पता, पुट करो, निकालो। रिस्क फ्री कितना है? आरएफ क्या होता है? आरएम क्या होता है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ये थोड़ी रिस्क है, इसको आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रिटर्न भी बोल सकते हैं। बी मतलब क्या होता है? कितना था वैसे बीटा? यही ना? फॉर्मूला क्या होता है के निकालने का CAPM द्वारा? RF कितना था? 10, RM 12.5 माइनस RF 10 इंटू बीटा, बीटा आपका 1.50, कितना आया? 13.75%। इस तरह से सॉल्व करके आइएगा, ये नहीं कि जल्द से करके आ गए। बोलो हो गया? इसी के साथ CAPM हमारा होता है समाप्त। क्लियर?
कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। अब क्या है, अभी हम लोग यहाँ से इंटरसेक्शन कर रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं अपना, और यहां से हम लोग एक और छोटा सा चैप्टर यहीं से पिक कर ले रहे हैं बीच में। चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ, हाँ वैल्यूएशन ऑफ क्या चैप्टर का नाम है, बिल्कुल। एक्चुअली इस चैप्टर को यहां इंट्रोड्यूस क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे जानकारी आपको हम दे दे पहले। अच्छा, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में कि है भी कि नहीं है वो भी तो जान लीजिए। ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, कहां है पता नहीं, समाया हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी। अलग से ये चैप्टर बोलकर आप में नहीं है ये कहां समाया हुआ है। ये टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू चैप्टर आपका किताब में ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा। वो कहां समाया था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ही समाया हुआ है। उसी तरह से ये भी चैप्टर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी में समाया हुआ है। अब इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या लॉजिक है, क्यों हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो हमको इस चैप्टर में क्या होता है कि केई का बहुत सारा फॉर्मूला आपको दिए हम, तो केई का क्या क्या फॉर्मूला दिए, सपोज ये वाला फॉर्मूला दिए डी प्लस एमपीएस, यही दिए ना, है ना। तो क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, अभी क्या होता है कि वैल्यू ऑफ जो इक्विटी शेयर आपसे मांगा जा रहा है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन शेयर का वैल्यूएशन करना है हमको। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मींस क्या होता है, क्या ये होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जवाब है नहीं। क्या ये होता है वैल्यूएशन शेयर, जवाब है नहीं। क्या ये होता है वैल्यूएशन, जी हाँ जवाब यही होता है, यही है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। एमपीएस निकालना, आईपी निकालना इज द वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो जो एमपीएस आईपीएस आ रहा है वो किसके फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूला किस में आ रहा है, के के फॉर्मूला में आ रहा है। तो इन शॉर्ट हमको कहीं ना कहीं के का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, ये क्या निकालने के लिए, आईपी निकालने के लिए। जैसे पिछला क्लास में आपको हम कुछ ट्रिक दे दिए थे, कुछ बोले थे और बोले थे कि P0 निकाल के बताओ। तो P0 जो निकाल के आप बताए थे वो क्या बताए थे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर ही बताए थे मेरे को। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए, कोई अलग से फॉर्मूला यूज किए कि कई वाला ही फॉर्मूला यूज किए। तो जब हमको ये टॉपिक पढ़ाना है तो क्या बाद में पढ़ाएं कि अभी ही पढ़ा दें, क्योंकि इसमें भी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कई वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। कई आपको इस बार दिया रहेगा, बस मतलब यही है कि इस बार आपको ये डिविडेंड पता करना है और फिर ये वाला जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल देना है, बस यही आपका थॉट प्रोसेस है। तो इसको हम बाद में क्यों पढ़े, इसी साथ खत्म कर देते हैं। बट चैप्टर का नाम क्या है, अलग है, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अभी भी नहीं समझे। निकालना आपको क्या है, के ही नहीं बट के ही का फॉर्मूला यूज करना है। तो बाद में पढ़ के मतलब बनता ही नहीं है, इसको अभी खत्म कर लो। समझ में आया। तो सर हम लोग को क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपके सम्स कैसा आता है समझिए। एक सम्स दिया रहेगा, बोलेगा पहले बोलेगा कि आईपी एमपीएस निकालो, आईपी निकालो, P0 निकालो, निकाल लिए। अब फिर निकाल लेने के बाद बोलेगा कि चलो आप के ही निकालो। पहले लाइन में आपको पी निकालने बोलेगा, पीओ निकालने बोलेगा, आईपी निकालने बोलेगा, वो निकालिए। अब फिर उसको निकालने के बाद आपको क्या बोलेगा निकालने के लिए, के ही निकालने बोलेगा। यानी कि दोनों क्वेश्चन दे दिया आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालने बोल दिया पार्ट 2 में, और पार्ट 1 में आपसे क्या मांग लिया, वैल्यू ऑफ शेयर ही मान लिया, मान लीजिए P0 मान लिया। जब तक P0 निकालेंगे के ही नहीं निकलेगा। तो ये भी तो चीज सही है कि जब तक के ही नहीं निकलेगा वो P0 भी निकलेगा, कुछ हिंट रहता है। तो लिंकिंग क्वेश्चंस आता है इससे, इसलिए ये चैप्टर यहीं पे पढ़ाया दिया जाता है। चलिए समझेंगे, आपको बता दिए कि चैप्टर क्यों हम इंट्रोड्यूस किए, इसलिए इंट्रोड्यूस करें इन शॉर्ट में कि के का फॉर्मूला से इसको यूज करके सॉल्व किया जाता है, बस बात खत्म। वही तो हम भी बात बोले अभी कि के जो आप निकालने, जब आपको क्वेश्चन आ रहा है कि सर जब P0 निकालने के दिया रहेगा फिर तो के क्यों निकाल रहा है, क्योंकि जब के दिया हुआ है वो अलग ट्रिक से दिया हुआ है, और जो के निकालने बोलेगा वो अलग के निकालने बोलेगा। तो दो अलग अलग के भी निकालने बोला जा सकता है। कोई बोलेगा ग्रोथ मॉडल से निकालो, कोई बोलेगा कि कांस्टेंट वाला से के ही निकालो। आप समझ में आ रहा है। तो जो दिया होगा ग्रोथ मॉडल का दिया होगा, अब बोलेगा नहीं CAPM का निकालो, या फिर बोलेगा कि कांस्टेंट गॉर्डन का निकालो। तो उसके लिए ये तो जरूरत पड़ेगा ना भाई साहब, समझ गए, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करेंगे, चलो ठीक है। आओ हेडिंग डाल दो, वैल्यूएशन ऑफ क्या डाल दिए, सिक्योरिटीज। उतरते हैं चैप्टर्स में, आइए चैप्टर समझिए थोड़ा सा।
सबसे पहले यहां पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर में समझना पड़ेगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। समझ के चलिए, एक कंडीशन दे रहे हैं, एक शेयर मार्केट में मिल रहा है, मार्केट में एक शेयर है 30 रुपया का मिल रहा है, रिलायंस का शेयर है सपोज, और उसका एक्सपेक्टेड प्राइस, क्या प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस या फिर थ्योरेटिकल प्राइस 40 रुपया है। सर ये समझे नहीं, आप जो है शेयर का वैल्यूएशन किए और शेयर का वैल्यूएशन करने के बाद आपको मालूम चल रहा है कि उसका भाव कितना है, कई का बात करनी चल ही नहीं रहा है फिलहाल, और उसका मार्केट में रेट कितना है, आपके अनुसार कितना रेट है, ये कहां से निकाले 40, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का ट्रिक लगाकर आप सॉल्व कर डाले और आपको मालूम चला कि 40 रुपया रेट है। इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस, इसी को बोलते हैं थ्योरेटिकल प्राइस, इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, और एक खाली ये याद रख लो, एप्रोप्रिएट प्राइस, उतना याद नहीं रखना है, एप्रोप्रिएट प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस, थ्योरेटिकल प्राइस, ये कहां से आया ये प्राइस, कैसे कैलकुलेट किए, वैल्यू ऑफ इक्विटी। आपके अनुसार प्राइस कितना है भाई साहब, एक शेयर खरीदने का मार्केट में, आप शेयर का एनालिसिस किए, शेयर खरीदने का, शेयर वाला बोल रहा है 30 रुपया का दे रहे हैं, आपके अनुसार उसका प्राइस कितना है, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, डिस्काउंट नहीं कम में मिल रहा है, डिस्काउंट में कहां से मिल रहा है, कम में मिल रहा है, तो आपको खरीद लेना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि इसका प्राइस जो है 10 रुपया है, तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, आपके अनुसार इसका प्राइस कितना आ रहा है, 10 है, और मिल कितना में रहा है, तो आपको खरीदना नहीं चाहिए, आपको ये खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए इक्विटी शेयर को। समझ में आ रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, क्या बन गया कॉन्सेप्ट बोलो तो, क्या कॉन्सेप्ट बना यहां पर कि अगर आपका कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल प्राइस ज्यादा है, थ्योरेटिकल प्राइस मतलब आपका सोच वाला प्राइस, आपके अनुसार प्राइस का ज्यादा है, और इसका जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस मतलब कितना जितना में बिक रहा है वो अगर कम है, तो आपको क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, हाँ अंडर प्राइस है ना कि ओवर प्राइस है, अरे सर समझे नहीं, अरे बाबा थ्योरेटिकल प्राइस कितना था इसका 40 रुपया, और एक्चुअल प्राइस कितना है, तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, अंडर प्राइस्ड है सो खरीदना चाहिए। और ध्यान समझ में रखो, इसको हम लोग बोलते हैं, अगर खरीद नहीं है तो खरीद लो, नहीं है तो खरीद लो, अगर खरीदे हुए हो तो लॉन्ग पोजीशन बना के रखो, क्या बना के रखो, लॉन्ग पोजीशन बना के रखो, खरीदना है तो खरीद लो, नहीं तो लॉन्ग पोजीशन बना के रखो। अगर मान लो ऐसा कंडीशन हो गया कि थ्योरेटिकल प्राइस जो है, थ्योरी प्राइस हो गया वो कम हो गया एक्चुअल प्राइस से, तो अब क्या करना चाहिए, यानी कि थ्योरी प्राइस आपका 25 है और ये 30 है, तो अब बताओ क्या करना चाहिए, तुम्हारे ऐसे सोचो ना, तुम्हारे अनुसार प्राइस कितना है और मार्केट में मिल कितना रहा है, ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, क्या है, ओवर वैल्यूड है, क्या करना चाहिए, सेल कर दो, शॉर्ट पोजीशन बनाकर रखो, क्या बनाकर रखो, लॉन्ग टर्म में मत रखो, शॉर्ट तक रखो, बस आप कल परसों में बेच ही दो, क्यों, क्योंकि ओवर प्राइस्ड है, ये क्या है, कुछ महंगा है, ये इसका प्राइस गिरने वाला है, इसका प्राइस क्या होने वाला है, तो इसको आप क्या करने वाले हैं, सेल कर दीजिए। बोलो, लिख लिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ रहे हैं, तो बताओ तो। पहला, थ्योरेटिकल प्राइस ड्राइव करने के लिए, थ्योरेटिकल प्राइस
ही हमारा सिक्योरिटी का वैल्यूएशन ही है, तो थ्योरेटिकल प्राइस बोलेंगे। और फिर क्या करना है मेरे को, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बाई या फिर सेल। थ्योरेटिकल प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे, के का फॉर्मूला यूज करके, किसका फॉर्मूला यूज करके, तो वी कैन से दैट क्या कि हम लोग जो भी प्राइस निकालेंगे वो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो किसका यूज करके निकालेंगे, केडी का या केई का या केपी का। ध्यान सुनना, क्या चीज का बोलो, केडी केई यूज करेंगे या तो केपी यूज करेंगे, क्या या तो केई यूज करेंगे, केडी केई केपी कुछ भी यूज करेंगे हम लोग, और इसे क्या निकाल देंगे हम लोग, उसका प्राइस निकाल देंगे। यानी जो भी प्राइस निकलता है, अरे सुनो ना मेरा बात, ये जो फॉर्मूला है हमारा केई का, तो क्या होता है केई का फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पर आप डिविडेंड लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एमपीएस। तो हम ये बोल रहे हैं कि एमपीएस मतलब कि फ्यूचर का वैल्यूज, फ्यूचर का क्या वैल्यूज, फ्यूचर का वैल्यू इस रेट से ये बनाना, फ्यूचर का वैल्यू किस रेट से ये बना, तो फ्यूचर का वैल्यू केई का रेट से ये बना, फ्यूचर का वैल्यू केई का रेट से ये बना। तो अगर केई से आप डिस्काउंटिंग करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। चाहे अगर वैल्यूएशन करना है डिवेंचर्स का तो आपको केडी से डिस्काउंटिंग करवाना होगा, अगर आप वैल्यूएशन करना है प्रेफरेंस शेयर का तो आपको केपी से डिस्काउंटिंग करवाना होगा, अगर आपको वैल्यूएशन करना है केई का, कैसा, इक्विटी शेयर्स का तो केई से डिस्काउंटिंग करवाना होगा। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है कि प्राइस कैसे निकलेगा, फ्यूचर्स वैल्यू कैश फ्लो एट द रेट ऑफ, हाँ समझ में आया। तो उसी तरीका से आपसे कोई पूछ दे कि वैल्यूएशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का वैल्यूएशन कैसे निकलेगा, डिवेंचर का वैल्यूएशन कैसे होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ऑफ केडी बोलिएगा। अगर इक्विटी का पूछ दिया तो आपसे कोई, इक्विटी के लिए क्या करना होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ऑफ केई। अगर प्रेफरेंस का वैल्यूएशन आपसे कोई मांग रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट द रेट ऑफ केपी। अरे हम वही बोलना चाह रहे हैं कि जिस शेयर्स का वैल्यूएशन निकालना है वो यूज करना कॉस्ट पे केई यूज करना। मतलब सुनो मेरा बात 2 मिनट, अगर आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर का वैल्यू निकालना है तो क्या यूज करोगे, केई यूज करोगे कि केपी केडी यूज करोगे, तो केडी वाला फॉर्मूला में ढुक जाना, केडी का फॉर्मूला दिए है ना। अगर तुमको वो निकालना है प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन करना है तो फिर क्या यूज करोगे, केई की केपी की केडी, तो किसका फॉर्मूला में ढुकना होगा, केपी का फॉर्मूला ढुकना होगा। अगर तुमको निकालना है इक्विटी का शेयर का वैल्यू, इक्विटी तो केई का फॉर्मूला ढुकना, ऊपर से केई का फॉर्मूला में तो 3 लोग हैं, तो केई का फॉर्मूला में किस में ढुकोगे, यहां पर 3 चॉइस है, जैसा डेटा डिविडेंड वाला में ढुको, ग्रोथ वाला में ढुको या फिर अर्निंग वाला में ढुको। सीएपीएम तो अलग चीज है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ भी निकाला जा सकता है। समझ में आया सिचुएशन। चलो अब आ गया है तो हम लोग ढुकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। वाह, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। एबीसी कंपनी लिमिटेड सोल्ड 1000 रुपया, बेच तो रहा है, देखो ये सेल वैल्यू है उसका, मत बोलना सर 1000 रुपया तो दिया हुआ है, तो तुमको दिया हुआ है जैसे कि इस घर का वैल्यू है 1 लाख रुपया, हाँ तो दिया हुआ है, तुम अपना अनुसार इसका वैल्यू निकालो ना। तुमको करना क्या समझ में आ रहा है, वो 1000 रुपया थोड़ी ना लेकर चलेंगे, हम उसको देखेंगे कि उसके अनुसार, मेरे अनुसार इसका वैल्यू कितना है, तो बेच कितना में रहा है वो 1000 रुपया में। डिवेंचर का रेट कितना है 12%, डिवेंचर 10 साल पहले इशू हुआ था, ऑब्वियसली कब इशू हुआ था, इंटरेस्ट रेट हैज बीन राइजिंग सिंस देन, इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी है, सो दैट डिवेंचर ऑफ द कंपनी नाउ सेलिंग एट 15% यील्ड बेसिस। रेट कितना मिल रहा है अभी
15%। देखो कहीं भी ये बोला है कि डिवेंचर फ्यूचर में रिडीम होने वाला है। जब फ्यूचर में रिडीम नहीं होने वाला यानी कि कभी कहीं यहाँ तो लाइफ दिया हुआ नहीं है, लाइफ दिया हुआ नहीं है, तो बोलो कौन सा डेट मानेंगे इसको? तो लाइफ दिया हुआ है तो परपेचुअल, लाइफ नहीं दिया हुआ है तो कन्वेंशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल। लाइफ दिया हुआ है कि नहीं सर? 10 साल तो बोला हुआ है, ये नहीं बोला है ना, ये बोला 10 साल पहले इशू हुआ था, ये थोड़ी बोल रहा है कब रिडीम होना है। तो ये कौन सा डिवेंचर है? परपेचुअल डेट का फॉर्मूला क्या था? याद भी नहीं है। सिंस डेट इज परपेचुअल हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? यही तो। इसी प्रोड्यूस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? एमपीएस तो अच्छा लगेगा, या फिर एमपीएस ना लिखकर, ठीक है, आईपी लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को आप इंटरेस्ट बताइए पहले, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट बताइए। सर यहाँ पर 1 माइनस टी भी तो होता था। अरे हाँ बाबा, टी नहीं है। आई बताइए कैसे निकलेगा? 1000 रुपया है ना। आपका डिवेंचर का रेट कितना था ये बताइए? डिवेंचर का रेट 12%, यही गलती हुआ। डिवेंचर का रेट कितना है? तो 120 रुपया। केडी कितना ले लेंगे? 15%। यही तो समझना था, केडी हमारा कितना परसेंट है? यही इल्ड है। इल्ड मतलब उसका केडी, इसका भाव कितना चल रहा है आजकल, लिखा हुआ है ना, पढ़ो फिर से वो लाइन। सो दैट कि डिवेंचर दिस कंपनी आर नाउ सेलिंग, सेलिंग मतलब 15% इसका रेट चल रहा है, इल्ड रेट। क्लियर? और तुमको निकालना क्या? आईपी, तो केडी की जगह पर 15 पुट करो, आई ये इसके जगह पे 120 पुट करो, और ये रहने दो यहीं पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आईपी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 0.15, देखो कितना आ रहा है। यानी कि आपका जो डिवेंचर का वैल्यू है वो कितना है? मार्केट में भी कितना में रहा है? मार्केट में भी कितना में रहा था? 1000 रुपया में। और मार्केट में उसका रेट तुम्हारे अनुसार कितना आया? तुम्हारे अनुसार रेट कितना आया? तुम्हारे अनुसार रेट कितना आया? 800। अब बिक कितना में रहा है? बोलो, खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। सोचो थोड़ा सा। क्वेश्चन को तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हारे अनुसार आया, तुम अपने आप को ना अंडर वैल्यू कर रहा है। अच्छी, हम कितना फालतू आदमी है। पहला तो तुम ये सोचा, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे अनुसार इसका भाव कितना है? 800 रुपया। मार्केट में दे रहा है 1000 रुपया में, बहुत महंगा दे रहा है। तुम जिसका वैल्यूएशन किया उसका दाम कितना आ रहा है, और रेट मिल कितना में रहा है, तो खरीदोगे। तुम्हारे अनुसार बोतल का दाम कितना रुपया है? 20 रुपया। अब मार्केट में मिल रहा है 40 रुपया में। हम कितना फालतू इंसान है, इसका दाम 40 रुपया है और हम सोच रहे हैं 20 रुपया, चलो खरीद लेते हैं। ऐसा सोचेगा? कैसे सोचेगा? 20 दाम है, बेच रहा है सामने वाला 40 रुपया में, नहीं कर देंगे। भगवान, ये क्या निकाले अभी? कौन सा प्राइस निकाले? ये एक्चुअल प्राइस है कि थ्योरेटिकल प्राइस निकाले? थ्योरेटिकल प्राइस निकाले। ऊपर आओ कुछ देर पहले, क्या बात हो रहा है? थ्योरेटिकल प्राइस अगर ज्यादा है और एक्चुअल प्राइस कम है तो क्या करते हो? थ्योरेटिकल प्राइस निकाले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थ्योरेटिकल, एक मिनट, थ्योरेटिकल प्राइस तुम्हारा कितना है? 800 रुपया। और एक्चुअल प्राइस कितना है तुम्हारा? क्या करते हैं यहाँ पर? क्यों क्यों? फिर मार्केट में ज्यादा है, मार्केट में ज्यादा है ऐसे क्यों सोच रहे हो? सोचो ना कि मार्केट में वैल्यू उसका ओवर प्राइस्ड है। लैंग्वेज पकड़ो, ट्यून पकड़ोगे तो आंसर आ जाएगा। प्राइस क्या है? ओवर है। मार्केट में रेट ज्यादा है, क्या होता है?
उस शेयर का कीमत होना चाहिए था 800। ये कौन कैलकुलेट किया? तुम्हारे अनुसार क्या होता है, तुम कैलकुलेट किए उसका शेयर का कीमत कितना होना चाहिए 800, भी कितना में रहा है? अरे नहीं कर देंगे, ओवर प्राइस्ड है। समझ में आ रहा है एंगल? सोचने का तरीका बदलोगे, आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तुम सोच रहे हो मेरा 800 आया, 1000 मिल रहा है तो भाई खरीद लेंगे तो 200 का फायदा ही होगा। गलत सोच रहे हो, यहां पर आओ, सोचने का तरीका। चलो ठीक है, नहीं लिखा था क्या तुम? क्या है? समझ में आया? पॉइंट नंबर बी में देखो, पॉइंट नंबर ये पॉइंट नंबर ए निकल गया। क्वेश्चन किया ना अभी, तो पॉइंट नंबर ए निकल गया ना। अभी क्या निकाले बोलो? पॉइंट नंबर ए ही तो निकाले। पॉइंट नंबर बी पढ़ो तो एक बार, पार्ट बी। अगर 700 रुपए में बिक रहा होता तो क्या करते हैं? तुम्हारे अनुसार प्राइस कितना है? बाप रे, बिक कितना में रहा है? अरे गजब, 800 का चीज कितना में मिल रहा है? ढालो ढालो, थॉट प्रोसेस चेंज करो। आंसर क्या होगा? यस। नहीं ऐसे, यस, एहसान मत करो। सिंस theoretical price is greater than actual price। theoretical price कितना? 800 और actual price कितना? that is 800 700 है ना। so it is underpriced, undervalued, should purchase it, should buy it। उसको बाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। बोलो क्लियर? सम सोल्व हो रहा है अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी में। आराम से, हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से सी पढ़ेंगे आप। Since critical price is greater than actual price, 800 greater than is 700, so it is undervalued। undervalued है ना। सोचना घर में जाके इसके ऊपर 2 मिनट सोचोगे तो आंसर मालूम चल जाएगा। सोचना पड़ता है थोड़ा सा, अभी आप उतना फास्ट सोच नहीं पा रहे हैं। घर में जाकर सोचोगे आंसर मालूम चल जाएगा। अरे सस्ता महंगा क्या होता है, एक बात समझो, सस्ता महंगा तुम लोग कहीं बोलते हो ना, तो तुमको कैसे मालूम चला कि सस्ता मिल रहा है कि महंगा मिल रहा है? व्हाट डू मीन बाय सस्ता और महंगा? ये चीज 100 रुपया का मिल रहा है, अब सस्ता है कि महंगा है? हाँ तुम्हारे अनुसार ही बोल रहे हैं, ये 200 रुपये का मिल रहा है, बोलो सस्ता है कि महंगा है? हम 200 रुपये में तुमको बेच रहे हैं, बोलो सस्ता है कि महंगा है? कैसे महंगा लगा तुमको? तुमको ये लगा कि 200 इसका दाम है, बट इसका एक्चुअल प्राइस क्या है? कम है। थ्योरेटिकल प्राइस तुम्हारे अनुसार जो प्राइस होगा वो क्या बोलेंगे हम लोग? एक्चुअल प्राइस 200 रुपया, थ्योरेटिकल प्राइस कम होगा, तभी तो तुम इसको महंगा बोल दिया। तुम्हारे अनुसार इसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? तभी तो महंगा बोला ना। अब तुम्हारे अनुसार इसका प्राइस कम होगा, हम बेच रहे हैं इसको 10 रुपया में, तुम बोल रहे हो अरे इसका दाम तो ये क्या होना चाहिए, 20 रुपया होना, 100 रुपया होना चाहिए। तो सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। ये 100 का चीज 10 में मिल रहा है, तो 100 इज योर थ्योरेटिकल प्राइस एंड दिस इज द जो भी हम प्राइस बताएं इसका 10 रुपया या भी एक्चुअल प्राइस है ये। तो सोचोगे घर में, और क्या, सस्ता महंगा कहानी है। ओवर प्राइस मतलब महंगा, अंडर प्राइस मतलब सस्ता। सस्ता होगा तो खरीद लेंगे, महंगा होगा तो करो सी नंबर। Assume that the debenture of the company are selling at 8 to 5। कितना में बेच रहा है कंपनी? 825 में। आईपी हो गया ये। 8 ईयर रन टू द मैच्योरिटी, दो यहां पर ईयर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। कंप्यूट द एप्रोप्रिएट इफेक्टिव यील्ड एन इन्वेस्टर वुड अर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। निकालो केडी। यहां पे क्या निकालने बोल रहा है? इफेक्टिव रेट ना, इफेक्टिव यील्ड ना, तो इफेक्टिव यील्ड का मतलब इफेक्टिव रेट। केडी निकालो, यहां पर कितना आ रहा है निकाले। यहां पर लाइफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ अरे बोलो।
तो टैक्स नहीं है तो फॉर्मूला में तो लिखे है ना, ये फॉर्मूला लगेगा ना। आई बताओ कितना लगाओगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका कितना था 1000 पे 12%, 120। आईपी कितना ले ले? 825। आरपी कितना होगा? तुम्हारा डिवेंचर कितना का फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू कितना था? तो लौटाओगे कितना? कुछ नहीं बोला है तो फेस वैल्यू ही तो रिडीम होता है ना सर, जितना लिए उतना लौटाएंगे। देखो आईपी का मतलब यहाँ पर करंट प्राइसिंग भी है। आईपी का मतलब क्या होता है? इश्यू प्रोसीड, यानी करंट वैल्यू, मार्केट का करंट वैल्यू। तो आज का वैल्यू ही लौटाओगे क्या? ऐसे गलत हो जाएगा। क्या होगा कि जो हम डिवेंचर, जो मेरा फेस वैल्यू है वो लौटाएंगे। तो लौटाएंगे कितना हम? 1000। और मेरा आज के टाइम पर इश्यू प्रोसीड्स कितना है, मतलब आज के दिन मार्केट से पैसा उठाए तो कितना रुपया मिल जाएगा? 825। तो 825 और इश्यू प्रोसीड्स है ना, बस। और आपसे देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, एज्यूमिंग दैट कि डिवेंचर ऑफ द कंपनी सेलिंग, सेलिंग मतलब P0 हो गया, वो आईपी हो गया, वो 8 से उसका लाइफ है। और पूछ रहा क्या रहा है? कंप्यूट द एप्रोप्रिएट इफेक्टिव यील्ड एंड इन्वेस्टर्स वुड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये बोल रहा है कि अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट किया तो उसके हिसाब से यील्ड कितना होगा, ये यील्ड ऑन डिवेंचर, यील्ड ऑन डिवेंचर। तो यील्ड और कॉस्ट में क्या अंतर था? यील्ड में मार्केट प्राइस होता है, फ्लक्चुएशन कॉस्ट, ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट, डिस्काउंट माइनस नहीं होता है। तो यहां पर तो फ्लक्चुएशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं था और ना ही डिस्काउंट था, यानी कि यहां पर आईपी ही हमारा क्या हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा, यानी करंट मार्केट प्राइस ही हमारा आईपी होगा। तो जो भी निकालोगे वो केडी बोल लो, उसी को यील्ड बोल लो। समझ में आ रहा है? चलो निकालो जल्दी से। तो 125 एंड 7 साल, 7 साल है ना? कितना साल है? 8 साल है। हाँ बोलो। अरे बात तो बराबर है, केडी और वाईडी क्या है, बात तो बराबर है ना। लिखो ना, वाईडी भी लिख दो, क्या दिक्कत है? वाईडी इक्वल टू केडी, ऊपर में ही लिख देते। क्या लिख देते ऊपर में? यहाँ पर वाईडी इक्वल टू केडी, फिर अपना अप्रोच करते। कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आएगा? सॉल्व कर दो एक बार में, निकालो बता के कितना आएगा। इंटरेस्ट 120 हो रहा है। अच्छा अच्छा, फिफ्टीन पॉइंट सबका। आया इतना? चलिए ठीक है।